Hi everyone. The topic that we are going to start today is dental caries. This video would be covering the introduction part. The next video would be about the etiology of dental caries. So let's get started. Considering the definition first, dental caries is an irreversible microbial disease of calcified part of the tooth. इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज मतलब अगर एक बार हमारे टीथ के अंदर माइक्रोबियल डिजीज हो जाए तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते. इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द कैल्सिफाइड पार्ट ऑफ द टूथ. कैल्सिफाइड पार्ट ऑफ द टूथ कौन कौन सी है? इनामल एंड डेंटिन. इसके कारण हमारे पास क्या होगा? डीमिनरलाइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक पार्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक पार्ट. वी ऑल नो दैट हमारे पास जो सा इनऑर्गेनिक पार्ट होता है इट वुड कंसिस्ट ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स. इसकी डीमिनरलाइजेशन होगी और ऑर्गेनिक पार्ट जैसे कि कोलेजन, टाइप 1 इंडेंटिन, प्रोटीन्स, ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस, इन सब की डिस्ट्रक्शन होगी. मतलब इरिवर्सिबल माइक्रोबियल डिजीज है जिसमें हमारा इनामल और डेंटिन मेजरली इफेक्ट होगा, which would lead to demineralization of the inorganic part and destruction of the organic part. Now, talking about the WHO definition. WHO defines dental caries as a localized, post-eruptive, pathological process of external origin. काफी सारे फैक्टर्स हमारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होंगे जिसके कारण हमारे पास पेशेंट के अंदर डेंटल केरीज वुड अकर. इट ऑफन इन्वॉल्व्स द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड टिश्यू. हमारे पास जो से हार्ड टिश्यू प्रेजेंट होंगे उनकी सॉफ्टनिंग होगी. सॉफ्टनिंग के कारण हमें येलोइश कलर देखने को मिलेगा विच वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी, जिसके कारण हमें कैविटी देखने को मिलती है. सो WHO डिफाइंस डेंटल केरीज एज अ लोकलाइज्ड पोस्ट इरप्टिव मतलब इरप्शन के बाद वाला पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन विच वुड इन्वॉल्व द सॉफ्टनिंग ऑफ द हार्ड टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ द कैविटी. नाउ डेंटल केरीज इज अ बायोफिल्म मेडिएटेड. इसमें हमें एक फिल्म टाइप अपीयरेंस देखने को मिलेगी. Then it would be multifactorial. Many factors could be responsible in order to cause caries. Diet modulated. It's highly diet modulated. It's dynamic disease. Very versatile. It is a non-communicable disease. Some factors that would be determining dental caries. They would be biological, behavioral, psychological, and environmental as well. Now let's consider the epidemiology of dental caries. It would be basically the study upon people. So there can be certain degree of racial resistance that can be seen. It means that कुछ races ऐसी हो सकती हैं जिनमें पहले से ही dental caries के regarding resistance है. Then some highly industrialized areas often have higher chances to be affected by caries as compared to rural areas, which may be most possibly due to civilized food. Then comes very important thing that are the factors affecting caries prevalence. Existing cases जितने भी caries के हैं उसमें क्या क्या factors responsible हो सकते हैं उसके बारे में हमने इसमें बात करनी है. So first is race. According to race, it is said that white people are most commonly affected. Then comes the socioeconomic group. Lower socioeconomic group is most commonly affected. Then the major factor of all these is the gender. The females would be more affected as compared to males. The main reason behind this is हमारे पास girls हैं उनके tooth अर्लियर एज पे आ जाते हैं. इफ दे आर इरप्टिंग एट एन अर्लियर एज, इसके करके हमारे पास ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें केरीज हो जाए. देन वी वुड बी हैविंग द फेमिलियल फैक्टर, सिबलिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स. सिबलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या है? अगर एक एल्डर सिबलिंग है और एक यंगर सिबलिंग है, अगर तो एल्डर सिबलिंग में ज्यादा केरी ससेप्टेबिलिटी है, देन
जो सा यंगर सिबलिंग है उसमें भी हायर केरीज ससेप्टेबिलिटी होगी। सिमिलरली अगर पेरेंट्स जो हैं उनमें भी ज्यादा केरीज की ससेप्टेबिलिटी है तो बच्चे के अंदर भी ज्यादा केरीज की ससेप्टेबिलिटी होगी, ज्यादा केरीज के चांसेस होंगे एंड वाइस वर्सा। अगर लो केरीज ससेप्टेबिलिटी है पेरेंट्स के अंदर देन उनके बच्चों में भी लो केरीज ससेप्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। The most important topic of this lecture would be the DMFT DEFT index. So first of all, let's decode this. DMFT index. The D would stand for decade, M would stand for the missing tooth due to caries, and F would stand for filled tooth. DMFS index में we are having D would again stand for decade, M would again stand for missing teeth due to caries. caries के कारण, एक cavity के कारण कितने tooth missing है एक permanent dentition में, we are talking about that. F would again stand for filled and S here would stand for the surfaces of the tooth. So जो हमारे पास DMFS index है, it is a little more precise. मोर प्रिसाइज केरीज एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है बिकॉज वी कैन हेयर सी इजीली कौन सी कस्प अफेक्टेड हो सकती है, कौन सी सरफेस इफेक्ट होगी, तो हमें एक मोर प्रिसाइज एक्सटेंट पता है कि प्रीवियसली पेशेंट में कहाँ पे केरीज हुई थी, इनकी जरूरत क्यों है, सो दैट वी कैन कंपेयर द पास्ट एंड प्रेजेंट केसेस दैट वर देयर. So both DMFT index and DMFS index are used to measure caries experience in case of permanent dentition. याद रखना है कैपिटल लेटर्स में DMFT and DMFS index, it measures caries experience in case of permanent dentition. Now let's further move on to DEF index or DEFS index. Here in case of DEF index we can see सारे letters small case में है, and here let's first decode this. D would stand for decade, E here would stand for extracted tooth only due to caries. याद रखना, it's very important that extracted tooth only due to caries, क्योंकि जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आएंगे इन केस ऑफ प्राइमरी डेंटिशन उन सब की एज वुड बी अराउंड 10-12 एंड इस केस में हमारे पास प्राइमरी डेंटिशन के टूथ भी प्रेजेंट होंगे. वैसे भी शेडिंग ऑफ टूथ इज देयर इन केस ऑफ चिल्ड्रन, तो उसको हमने कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ केरीज के कारण के कौन से टीथ निकाले गए हैं उसके बारे में अकाउंट रखना है, ना कि कितने शेड हो गए, नॉट द टोटल शेडिंग ऑफ द टूथ, बिकॉज शेडिंग ऑफ द टूथ तो उनमें होगा ही, ड्यू टू केरीज कितने हैं वी हैव टू टेक एन अकाउंट ऑन दैट. नाउ इज द DFS इंडेक्स. हियर FS इंडेक्स, फिल्ड सर्फेसेस ऑफ टूथ. अगेन हमने पिछला पढ़ा था DMFS की प्रिसाइजली हमें सर्फेसेस के बारे में पता लगेगा, इसमें भी हमें चिल्ड्रन के अंदर एक पूरा प्रिसाइजली एक्सटेंट ऑफ केरीज पता लगेगा एज टू कौन सी सर्फेस पे है. नाउ व्हाट वुड बी द पर्पस, व्हाई वी आर स्टडिंग DMFS DEF इंडेक्स, व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस? इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रिवेलेंस ऑफ डेंटल केरीज. कितने एग्जिस्टिंग केसेस हमारे पास हैं, कितने भी एग्जिस्टिंग केसेस हमारे पास प्रेजेंट है उसके बारे में हमें पता लगेगा. केरीज इंसिडेंस, कितने न्यू केसेस हमें आ रहे हैं ओवर द टाइम, कितने और एड ऑन केसेस आ रहे हैं हमारे पास, एक पॉपुलेशन एक्सटेंट को जानने में या एक पॉपुलेशन को अच्छी तरह जानने में कितने पेशेंट्स अफेक्टेड हैं केरीज से. सो इट इज एन अरिथमेटिक इंडेक्स एंड बेसिकली एक पॉपुलेशन में कितने पेशेंट्स अफेक्टेड होंगे विद केरीज उसके बारे में बात करते हैं हम इसमें. सो नाउ द लास्ट टॉपिक वुड बी केरीज इंक्रीमेंट. केरीज इंक्रीमेंट हम कह सकते हैं एक स्लाइटली इनहैंस्ड वर्जन है. DMFS और DEF इंडेक्स जो हम पढ़ रहे थे उसका एक इनहैंस्ड वर्जन है. इट इज यूज्ड टू मेजर न्यू केरियस लीजन ओवर टाइम, कितने केरियस लीजन्स एड ऑन हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे. इट कैन बी कैलकुलेटेड एक इंडिविजुअल के लिए या फिर एक पॉपुलेशन एवरेज में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें 2 एग्जामिनेशंस चाहिए होंगी, एक इनिशियल बेसलाइन और एक फाइनल आफ्टर सम टाइम इंटरवल. इसके बाद हम हमारा जो भी डायग्नोसिस है वो दे सकते हैं. बेसिकली एक डिफरेंशियल हम देख सकते हैं कि कितने केसेस ओवर द टाइम ज्यादा हुए हैं
या क्या क्या इंक्रीमेंट हमें दिख रहा है एक पेशेंट के अंदर या पॉपुलेशन एवरेज के अंदर, केरीज कितनी ज्यादा हो रही हैं, कितनी कम हो रही हैं. So with this, we are done with our first lecture. Make sure to subscribe to the channel, and the next video would be about the etiology of dental caries, more specifically, the theories of the dental caries. Thank you.